तो आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट की इस दुनिया में जिसका नाम पॉडकास्ट पर रेडियो है। मैं आप सभी के समक्ष आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के उस समय के बारे में जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस समय बहुत ही अधिकता होती थी बहुत सारी चीज़ों की, खनिज पदार्थों की, ऐसे बहुमूल्य रत्नों की जो हमारा इस वक्त हमारे पास नहीं मिलता है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, जैसे आप सभी को पता है कि कोहिनूर हीरा हम लोग जानते हैं कि विश्व में बहुत शुद्ध है भारत के कारण, क्योंकि भारत से अंग्रेज ले रहे। उससे भी विशेषता एक हीरा है जो उससे भी महंगा है, जिसका नाम है पोर्ट डायमंड। आज उसकी कहानी के बारे में जानते हैं कि वो भी भारत में जिसकी प्राप्ति हुई, जिसके भारत के खजानों से जिसकी प्राप्ति हुई, वो आगे चल के फ्रांस, इंग्लैंड और अंत में अमेरिका तक का सफ़र उसने कैसे तय किया। सो हम ये समझना चाहते हैं और आप सभी के समक्ष जानकारी पेश करना चाहते हैं कि जो भी घटना घटित हुई हमारे इतिहास में, आज हम बहुत पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है इस समय। सो ये समझना भी ज़रूरी है। आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा कहावत किसी ने कही थी, मुझे याद है कि आप किसी को माफ़ करना ज़रूर चाहिए, लेकिन आप भूलिए मत कि उसने आपके साथ क्या क्या घटनाएं दोहराई। इसी में चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले इस हीरे के बारे में समझते हैं कि ये प्राप्त स्थल इसकी भारत में ही मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ये हीरा पहले चुरा कर ज़्यादातर देशों में बेच दिया गया, भारत से चुराया गया और फिर उसके बाद से बहुत सारे देशों तक बेचा गया। ऐसे ही सफ़र करते हुए यह हीरा, जिसका मूल्य तकरीबन 2,500 करोड़ रुपये अनुमानित है इस सबक, वो भारत से फ्रांस, फिर इंग्लैंड और अंततः गद्वा या अमेरिका तक का सफ़र इसने तय किया और इस समय यह अमेरिका के एक म्यूजियम में पड़ा गया। आज इसके कुछ इतिहास के बारे में समझते हैं। इस हीरे के मूल्यवान होने के साथ एक सांप का भी संबंध इसके साथ रहा। इसके कारण चाहे आम आदमी हो, चाहे राजघराने से परिवार इसके साथ जुड़े रहे, और जो भी इसके साथ जुड़ा अंततः गद्वा उसका नष्ट हुआ। 1668 में एक जीन बेस्टिक बेस्टिक नामक जीन बेस्टिक टेवोडी फ्रेंच रत्न व्यापारी ने यह फ्रांस के राजा लुई 14 के सामने इस हीरे को पेश किया। इसके मनोहर रंग, नीले रंग को देखकर राजा मोहित हो गया और उसे खरीदे बिना वो रह नहीं सका और अंततः गद्वा उसने इसको खरीद। पीटे हाथ लगते ही यह हीरा डायमंड ऑफ क्राउन के नाम से जाना गया और चाहे द फ्रेंच ब्लू के नाम से भी जाना जाने लगा। बहुत प्रचलित हुआ यह नाम उस वक्त। इसके बाद से यह हीरा काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहा फ्रांस में। लेकिन मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया हुआ था कि इस हीरे के साथ एक सांप ये जुड़ा हुआ था, तो वो सांप के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल और उसको कैसे इनॉर्गेट और फिर नया रूप दिया फ्रांस के राजा 14वें राजा ने। इस हीरे के पहनने के लिए राजा ने जौहरी गीस पिटाऊ को दिया और इसकी चमक बढ़ाने को दिया, मतलब चमक बढ़ाने को दिया गया। इसके बाद एक हार के रूप में इसका अवतरण हुआ, इसने हार का शेप लिया, जिसके बाद सांप बस इस हीरा का भी प्रभाव शुरू हुआ। जैसे ही धारण किया तो राजा के ऊपर भी सांप का प्रभाव चला। आप समझते सांप कैसा कैसा था और क्या क्या चीज़ें घटना कर गया। ऐसा बताया जाता है कि राजा ने जैसे ही हीरे को धारण किया, उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी, जिसको गैग्रीन नामक एक बीमारी हुई और उसे वो पीड़ित होने लगा, जिससे उसका शरीर सड़ने लगा। और जैसे ही शरीर उसकी सड़ने लगी तो एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि असह्य पीड़ा के कारण उसको मृत्यु होने लगी। हीरे का प्रभाव आगे भी रहा, जिसने इसको धारण किया उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें नाम उसका उत्तराधिकारी किंग लुई 15 भी था। तथा पहुंचा किंग लुई 15 ने जब इस हीरे को धारण किया तो उसकी भी मृत्यु निश्चित हो गई, वो भी मर गया। उसके बाद से फिर उसका जो उत्तराधिकारी हुआ किंग लुई 16वां, उसने जब इस हीरे को धारण किया तो उसकी भी मृत्यु हो गई। तो ये विचार से बना रहा। जैसे हम लोग कोहिनूर के बारे में समझते हैं कि कोहिनूर जो हीरा था वो स्थापित था, उसी तरीके से ये भी हीरा स्थापित। अब आगे देखते हैं, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो यह हीरा, तो आप समझ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे फ्रेंच किंग लुई 16वें को, फिर किंग लुई 15वें को जैसे मारा, इसने 14वें को मारा, फिर 15 को मारा, फिर 16 को मारा। अब इसके बाद से जब ये आगे तक चला तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। बहुत प्रसिद्ध है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो उस दौर में इस हीरो को चुरा लिया गया और ये हीरा चुरा के कई दशकों तक विलुप्त रहा। मतलब किसी के समझ में नहीं आया कि हीरा गया था। लेकिन एक दिन यह जाहिर हुआ कि यह हीरा लंदन के राजघराने के पास मिला, लंदन के एक म्यूजियम में मिला। इसके दौरान जब ये हीरा को प्राप्त हुआ तो वहाँ पे भी जो सांप का दौर था वो जारी रहा, जिसने इस हीरो को धारण किया उसकी भी किसी ना कारणवश मृत्यु होने लगी। जैसे लंदन के हीरे के दो हिस्सों में बांटा। सबसे पहले किंग जॉर्ज 14 के पास जब ये हीरा पहुंचा, जो किंग जॉर्ज
किंग जॉर्ज चौथा, किंग जॉर्ज फोर्थ कि जब हीरा जब उसके पास पहुंचा तो वो इतिहास का आज तक का सबसे नापसंद राजा बना और वहीं के लोगों ने उसकी मृत्यु कर दी। इस हीरे के साथ के बस उसकी भी मृत्यु वहाँ पे निश्चित हो गई, वो भी मर गया। आगे चल के जब ये हीरा मतलब समय के साथ साथ जैसे ही बढ़ा, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब किंग जॉर्ज चौथे की जब मृत्यु हुई तो उसका कोई आगे वंशज नहीं था जो उसके वंशज को आगे चलाया जा सके। जैसे वहाँ पे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में या उससे पहले के जो किंग लुई 14, फिर किंग लुई 15, फिर किंग लुई 16, उसके तो वंशज कम से कम थे, उत्तराधिकारी थे। फिर उसके बाद ना फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद से हीरा चोरी होकर जैसे ही ब्रिटेन के पास पहुंचा तो यहाँ पे भी जिसने इसको धारण किया वो तो सबसे नापसंद राजा हुआ, मतलब उसको लोग जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वहाँ पे भी इसकी अब मृत्यु हो गई अंततः। और लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो ये स्पष्ट हुआ कि उसका कोई वंशज नहीं था जो आगे चल के इसको वंशज को यानी राजघराने को चला सके। पैसा इससे तक पहुँच चुकी थी कि जो राजघराना था इतना कर्जे में पहुँचेगा, इस हीरे को बेचना पड़ा अपना कर्जा चुकाने को। इसके बाद इसको जिसने खरीदा उसने फिलिप पोप नाम करके व्यक्ति था। जैसा कि मैंने बताया कि ये हीरा फिलिप पोप के नाम हाथ लगा, इसको बेचा गया। तो फिलिप पोप नाम के एक व्यक्ति ने जब इसको खरीदा तो उसने इसका नामकरण करके पोप डायमंड रखा। जैसे कि हमने पढ़ा देखा जिस नाम उन्होंने कि पीछे 3 जो लुई की सत्ता थी तब उसको क्या कहा जाता था, तब फ्रेंच लू या फिर एक बहुत अच्छा और एक और नाम था, मैं इसको ऊपर चेक कर लेता। तो इसके नाम से इसको जाना जाने उसका जो दूसरा नाम था क्राउन, डायमंड ऑफ क्राउन के नाम से, और जो द फ्रेंच ब्लू करके नाम से जाना जाने लगा था वो अब पोप डायमंड के रूप में बदल चुका था क्योंकि इसको जिसने खरीदा था वो फिलिप पोप नाम का व्यक्ति। लंदन से जब ये सफ़र करके आगे तो यह अमेरिका जा पहुंचा और ये हीरा 1666 में जहाँ यह तकरीबन 66.125 कैरेट है, वो अब इस वक्त जब ये अमेरिका में है तब इसकी जो वज़न है वो 52.5 कैरेट हो चुका है। मतलब कितना ज़्यादा इसकी क्षति पहुँचाई है। इस हीरे को काट के और सेब देने के लिए किसी ना कुछ सेब पोर्शन तो काटना ही पड़ता है, तो इस तरीके से कुछ पोर्शन काटेगा। जब इसको यहाँ ये म्यूज़ियम में पहुँचा तो इसको भी काट के कुछ एक नई शक्ल में बनाया गया और म्यूज़ियम में इसको रखो। फिर ये आज तक ये प्रथा है कि तकरीबन इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तकरीबन हर वर्ष इसको देखने के लिए 70 लाख लोग आते हैं और जो इससे अमेरिका कमाई होती है टूरिस्ट स्टेशन जरिए वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कहा जा सकता है कि साफ वो इस हीरे के साथ बुरा था वो अब एकदम खत्म हो चुका है। आज जब तक ये बताया जाता था इसकी कीमत कितनी होगी तो इसकी कीमत तकरीबन $250 मिलियन है, यानी 30 अरब इंडियन रुपीज़। सो 20 अरब इंडियन रुपीज़ की जो कीमत का हीरा है वो अमेरिका ही नहीं फ्रेंच के रास्ते लंदन को पहुंचा और लंदन को पहुंचने के बाद वह अमेरिका के एक म्यूज़ियम के सामने आ रहा है। तो किसको असल में होना कहाँ चाहिए, भारत में होना चाहिए। सो आप समझ सकते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर से इतने ज़्यादा अफेक्टेड है कि अपने इतिहास को नहीं समझ सकते और ना समझ पा रहे हैं। हम लोग उसके द्वारा दिए गए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, रहता नहीं। उन्होंने बहुत चीज़ें रिवूट कर ले जाके जो भारत सोने की चिड़िया है आज बड़े अमीर देश बने हुए तो $20 अरब का तो उन्होंने भी हमारा सारी चीज़ें ले रखी। तो ये कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमसे आगे आई गई। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। थोड़ा पॉडकास्ट छोटा है बट ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखते हैं क्या और आपके लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि अगला भारत से जुड़ा प्रसंग होगा तो कुछ जरूर अद्भुत और अच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, नेक्स्ट वीडियो।